Welcome everybody to this new lecture of our lecture series of electronic communication system. And in today's lecture we will discuss a new type of antenna, and that is the lens antenna. This antenna is very interesting and can be used for long distance communication. And by frequency wise, if we discuss this antenna, this can be used in microwave frequency. This can be used in very high frequency, ultra high frequency, and even in the range of microwaves frequencies. Okay, so लेंस एंटीना. जब हम लेंस एंटीना के बारे में बात करती हैं तो बिल्कुल इस बात से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि लेंस एक एंटीना की तरह बिहेव करता है. नहीं, लेंस इस एंटीना में एक पैरासिटिक एलिमेंट है और फीड एंटीना हमारे पास एक्टिव एलिमेंट है. यानी इस एंटीना को जब हम अब स्टडी कर रहे हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लेकिन लेंस एंटीना को ऐसे समझ के देख के ऐसा लगता है कि लेंस ही एंटीना की तरह बिहेव करता है. नहीं, लेंस एक पैरासिटिक एलिमेंट है. पैरासिटिक एलिमेंट के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. एक ऐसा एलिमेंट जिसमें डायरेक्ट एनर्जी यानी आरएफ करंट को, रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट को फीड नहीं किया जा सकता. इस एलिमेंट को डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई नहीं की जाती, बल्कि एंटीना को, जो कि एक फीड एंटीना हो सकता है, उसको कोई भी डायरेक्शनल एंटीना हो उसको आप यूज कर सकते हैं. जितने भी एंटीनाज हम यहाँ स्टडी करके आए हैं जो डायरेक्शनल नेचर का रेडिएशन पैटर्न हो जिनका, उसको हम यूज कर सकते हैं. तो लेंस एक पैरासिटिक एलिमेंट हुआ जिसमें डायरेक्ट एनर्जी को फीड नहीं किया जाता, और एंटीना, कोई भी डायरेक्शनल एंटीना एक एक्टिव एलिमेंट होगा, या आप उसे कह सकते हैं कि वो ड्राइवन एलिमेंट होगा, और ये दोनों मिलकर एक लेंस एंटीना का निर्माण करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक, द लेंस एंटीना. ओके, so the paraboloid reflector is one example of how optical principles may be applied to ultra high and microwaves antennas. अभी जो हम स्टडी करके आए हैं अपने पीछे लेक्चर में, अपना प्रीवियस लेक्चर अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज पहले उसे देखें, तब जाके आपको और अच्छे से लेंस एंटीना समझ में आने वाला है. तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहां भी हमने ये देखा था कि जो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एक्चुअली हमने वहां यूज किया, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, रिफ्लेक्शन जिसे हम कह सकते हैं. रिफ्लेक्शन जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को हमने उस एंटीना को डिस्क्राइब करने में यूज किया, और अब इस लेंस एंटीना को डिस्क्राइब करने में एक दूसरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में हमने एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को यूज किया जिसको हमने कहा रिफ्लेक्शन, और इसी कारण उन एंटीनास को हमने कहा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. ओके, लेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ एक दूसरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं जिसको हम रिफ्रैक्शन कह रहे हैं, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, अच्छा चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेंस एंटीना क्या होता है. द पैराबोलॉइड reflector is one example of how optical properties may be applied to ultra high frequency or a microwave antennas. Okay, and the lens antenna is yet another. तो लेंस एंटीना में फिर से हम एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लेकिन इस बार हम जिस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का यूज लेंस एंटीना की फॉर्मेशन में करेंगे वो होगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसलिए मैं बहुत फ्रिक्वेंटली कह रहा हूँ क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. जो सनलाइट हमारे पास सन से अर्थ तक पहुंचती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. इस कारण मैं बहुत फ्रिक्वेंटली लाइट यहाँ अगर कई बार बोल दूं तो आप डेफिनेटली समझ लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना एंटीना का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है. हाउ an element can propagate or radiate the electromagnetic waves, that is all about the antenna.
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं कि कोई किसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहा है, कोई किसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहा है, पर अल्टीमेट जो एक्शन है एंटीना का वो यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मिनिमम डिसिपेशन के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस तक किस तरह से प्रोपेगेट कराया जा सके, जिससे हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसे हमने पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के एप्लीकेशन में स्टडी भी किया है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन में हम यूज कर लेते हैं उसको, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन हैं। ओके, सो रिफ्लेक्टर एंटीना में हमने एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का यूज किया, लाइट की एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का यूज किया, दैट इज रिफ्लेक्शन। और यहाँ लेंस एंटीना में हम लाइट की एक दूसरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन। ओके, इट इज यूज्ड एज अ कोलिमेटर एट फ्रीक्वेंसीज वेल इन द एक्सेस ऑफ 3 गीगाहर्ट्ज, ये माइक्रोवेव रीजन ही है, एंड वर्क्स in the same way as a glass lens used in optics. Okay, the lens antenna is an antenna which consists of a feed antenna and a lens. इसलिए मैं कह रहा था कि लेंस एंटीना पढ़ के ऐसा लगता है कि लेंस ही एंटीना की तरह बिहेव करता है, नहीं, इसमें जो लेंस है वो अलग फंक्शन करता है। एंटीना जो फीड एंटीना आप इसे कह सकते हैं, जहां हम एनर्जी को फीड करते हैं, वो उसका एक अलग फंक्शन है। सो द लेंस एंटीना इज एन एंटीना विच कंसिस्ट ऑफ अ फीड एंटीना एंड अ लेंस। In this antenna, the feed antenna is an active element and while the lens is a parasitic element. जो हमारा फीड एंटीना है, डायरेक्शनल एंटीना है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, हॉर्न एंटीना हो सकता है, हमारे पास वो रिफ्लेक्टर एंटीना हो सकता है, हमारे पास वो यागी उडा एंटीना हो सकता है, हमारे पास वो मार्कोनी एंटीना हो सकता है, हमारे पास वो हर्ट्ज डाइपोल एंटीना हो सकता है, किसी भी तरह का डायरेक्शनल नेचर उसका पैटर्न, उसका जो रेडिएशन पैटर्न हो वो डायरेक्शनल नेचर का होना चाहिए। द लेंस एंटीना बेसिकली कन्वर्ट्स अ स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेटेड बाय द फीड एंटीना इनटू द प्लेनर वेव फ्रंट। ये इसका मेन फंक्शन है, आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, पर लेंस एंटीना का जो मेन फंक्शन है वो ये है, स्फेरिकल वेव फ्रंट को सिंपली प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो प्लेनर वेव फ्रंट है वो लॉन्ग डिस्टेंटेड कम्युनिकेशन में आराम से यूज हो सकते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट उतनी डिस्टेंसेज ट्रेवल नहीं करते जितनी प्लेनर वेव फ्रंट ट्रेवल कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। और रिसीवर में अगर इस एंटीना को आप ये जो लाइंस यहाँ लिखी है ना, द लेंस एंटीना बेसिकली कन्वर्ट्स अ स्फेरिकल वेव फ्रंट इनटू अ प्लेनर वेव फ्रंट, या फिर प्लेनर वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट में, ये इसलिए लिखा है कि जब लेंस एंटीना को आप ट्रांसमीटर की तरह यूज करेंगे तो जो लेंस एंटीना है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट को बदल देगा प्लेनर वेव फ्रंट में। लेकिन अगर इसी लेंस एंटीना को आप रिसीवर एंटीना की तरह यूज करते हैं तो ये इसका उल्टा करेगा, यानी प्लेनर वेव फ्रंट को कन्वर्ट कर देगा स्फेरिकल वेव फ्रंट में, प्लेनर वेव फ्रंट को कन्वर्ट कर देगा स्फेरिकल वेव फ्रंट में। ओके, व्हेन वी यूज अ लेंस एंटीना एज अ रिसीवर एंटीना। ओके, और जो सबसे खूबसूरत और इंटरेस्टिंग इसकी फिनोमिना है, वो जो ब्लॉकेज वाली समस्या हमें रिफ्लेक्टर एंटीना में बार बार आ रही थी, आइसोलेशन ब्लॉकेज, वो समस्या यहाँ ओवरकम हो जाती है लेंस एंटीना को यूज करते हुए। जब हम लेंस एंटीना को यूज करते हैं तो ना तो यहाँ ब्लॉकेज होता, ना आइसोलेशन की कोई प्रॉब्लम आती है। ओके, इट हैज एन एडवांटेज, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट हैज एन एडवांटेज ओवर अ रिफ्लेक्टर एंटीना दैट डिफिकल्टी ऑफ ब्लॉकेज इट इज नॉट अराइजेस इन द केस ऑफ लेंस एंटीना। लेंस एंटीना के केस में जो ब्लॉकेज वाली समस्या है वो नहीं आती, लेकिन एक जब इतनी सारी ये अपने साथ एडवांटेजेस लेके आया है तो कुछ डिसएडवांटेज भी लेके आया। हालांकि हम एक अलग सेक्शन में भी इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ डिफिकल्टी लेके साथ अपने आता है। जैसे ये बहुत थिकर हो जाता है, टिपिकली थिकर हो जाता है, हैवियर हो जाता है, बहुत इसमें वेट हो जाता है, और मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट है, और डिफिकल्टी आती है इसके कंस्ट्रक्शन में।
तो ये कुछ डिफिकल्टीज हैं, कुछ एडवांटेज लेके आया है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। चलिए हम पहले इसका प्रिंसिपल स्टडी कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अ लेंस एंटीना। तो प्रिंसिपल हम स्टडी करेंगे यहाँ इन फिगर से, हम प्रिंसिपल ऑफ लेंस एंटीना को डिस्कस करने वाले हैं। और ये रहा मेरे पास लेंस एंटीना, ठीक है। अब ये है मेरे पास एक्टिव एलिमेंट जिसे मैं फीड एंटीना कह सकता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं। ये है मेरे पास फीड एंटीना, फीड एंटीना, ये रहा फीड एंटीना। और ये है मेरे पास लेंस, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट शुरू होती है, यानी ये फीड एंटीना है। कोई भी डायरेक्शनल एंटीना फीड एंटीना हो सकता है। ये मान लीजिए ये एक यागी उडा एंटीना है, ठीक है। यागी उडा एंटीना से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन होता है तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में होता है। ये देखिए, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में होता है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो इस फीड एंटीना से इमर्ज हुई हैं, ये जब लेंस तक पहुंचती है तो लेंस इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को एक प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देता है। और आप ये जानते हैं कि प्लेनर वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट के कंपैरिजन में ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। इससे इफेक्ट क्या आया, इससे फायदा क्या हुआ? देखिए, अगर आप फीड एंटीना का डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का रेडिएशन पैटर्न आएगा, यानी इस तरह का जो बीम विड्थ आप देख रहे होंगे। हम पैरामीटर्स ऑफ एंटीना में बीम विड्थ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है पैरामीटर्स ऑफ एंटीना वाला वीडियो तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको बीम विड्थ समझ में आने वाली है। तो बीम विड्थ जो है यहाँ एंटीना की बहुत ज़्यादा है। और दूसरी एक कंडीशन अगर आप जो दिख रही हो कि जो रेडिएशन पैटर्न, जो बैक लोब हम जिसे कहते हैं, ये हमारा मेजर लोब है इस डायरेक्शन में, ये इसके जस्ट अपोजिट ये बैक लोब है और ये दोनों साइड लोब्स है। यहाँ भी रेडिएशन का जो एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा रेडिएट इस डायरेक्शन में रेडिएशन हो रहा है और ये बीम विड्थ काफ़ी ज़्यादा है एंटीना की। लेकिन ये कब है रेडिएशन पैटर्न? जब केवल फीड एंटीना का रेडिएशन पैटर्न हम ड्रॉ करें, यानी किसी भी पर्टिकुलर एंटीना का, यागी उडा एंटीना, रिफ्लेक्टर एंटीना या व्हाटएवर द एंटीना इज, उसका रेडिएशन पैटर्न अगर इस तरह का है तो लेंस को यूज करने से इफेक्ट क्या आया? जब ये प्लेनर वेव फ्रंट, ये तब है जब वो स्फेरिकल वेव फ्रंट को जनरेट कर रहा था। ये रेडिएशन पैटर्न कब देता है फीड एंटीना? जब वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट को जनरेट कर रहा था। लेकिन यही फीड एंटीना के साथ जब हम किसी लेंस को यूज करते हैं और ये लेंस एंटीना बनता है तो इफेक्ट ये आता है रेडिएशन पैटर्न पे कि वो ज्यादा डायरेक्शनल हो जाता है, यानी डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना इज हाईली इंक्रीज्ड। सेकेंड थिंग इज दैट आप अब इनके जरा ये डिसिपेशन या जो डिफरेंट डायरेक्शन में जो डेसिपेशन ऑफ पावर हो रहा था, यानी ये जो लोब्स हमें मिल रहे थे, इनका जो रेडिएशन का जो एमिशन ये डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा था, जिसको हम एनर्जी डिसिपेशन भी कहते हैं, वो भी कम हो जाता है। तो यानी दो फायदे एक साथ होते हैं, एक तो एनर्जी के डिसिपेशन में कमी आती है, सेकंड इफेक्ट इज दैट तो ये एंटीना ज्यादा हाईली डायरेक्टिव हो जाता है, हाईली डायरेक्टिव हो जाता है ये एंटीना। ओके, तो इस तरह से हम एंटीना को ट्रांसमीटर की तरह ट्रांसमीटर की तरह यूज करते हैं और इस तरह का डायरेक्शन जो रेडिएशन पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अगर आप केवल फीड एंटीना को किसी डायरेक्शनल एंटीना को यूज करेंगे तो इस तरह का रेडिएशन पैटर्न मिलेगा, और लेंस के साथ उसी एंटीना को यूज करेंगे तो इस तरह का डायरेक्शन पैटर्न मिलेगा, रेडिएशन पैटर्न मिलेगा। आप ये देख रहे होंगे कि ये रेडिएशन पैटर्न ज्यादा डायरेक्टिव है इन कंपेरिजन टू दिस। बीम विड्थ, इसकी बीम विड्थ घट गई है और बहुत ज्यादा हाईली डायरेक्टिव ये अब रेडिएशन पैटर्न हो गया है। हाईली डायरेक्टिव रेडिएशन पैटर्न कैन ट्रेवल मच मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस ओरिजिनल रेडिएशन पैटर्न। ओके, अच्छा, ये हुई लेंस एंटीना को एक ट्रांसमीटर की तरह यूज करने की बात। अगर हम लेंस एंटीना को हम एक रिसीवर की तरह यूज करें तब क्या होगा? तो होगा क्या कि आपको ये पता है कि लेंस एंटीना के पास जो रेडिएशन आएगा
जो इसको रिसीव करना है, इस फीड एंटीना को रिसीव करना है, वो एक प्लेनर वेव फ्रंट की फॉर्म में आएगा। ये प्लेनर वेव फ्रंट ट्रेवल करते हुए जब इस लेंस एंटीना के पास पहुंचते हैं तो ये लेंस एंटीना इनको स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट कर देती है। ये देखिए, ये डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, ये किस तरफ कर्व्ड हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स किस तरफ कर्व्ड हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप ध्यान जब देते हैं तो ये वैसे तो ये एरो की डायरेक्शन भी आपको काफी कुछ बता रही है, लेकिन इन बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट से क्लियरली ये कह रहे हैं कि ये स्फेरिकल वेव्स इस फीड एंटीना से इमर्ज हो रही हैं और ये स्फेरिकल वेव्स इस एंटीना की तरफ आ रही हैं। तो होगा क्या कि ये जो प्लेनर वेव फ्रंट की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब ये एंटीना रिसीव करता है तो ये लेंस एंटीना इस प्लेनर वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देता है और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इस फीड एंटीना तक आते हैं और ये फीड एंटीना इनको रिसीव कर लेता है। ये फीड एंटीना इनको रिसीव कर लेता है। इस तरह से हम एक लेंस एंटीना को एक ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह और एक रिसीविंग एंटीना की तरह, दोनों तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये हुई इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म। आगे भी हम एक डाइलेक्ट्रिक टाइप के लेंस का वर्किंग मैकेनिज्म स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक लेंस क्या होता है, या क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस एंटीना क्या है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस एंटीना। क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस एंटीना। देखिए, लेंस एंटीना को हम दो तरह से ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन वो है कंडक्टिंग टाइप लेंस एंटीना। सेकंड क्लासिफिकेशन इज डायरेक्ट डाई इलेक्ट्रिक टाइप लेंस एंटीना। कंडक्टिंग टाइप क्यों कहा गया है? देखिए, कंडक्शन से यहाँ बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये जो लेंस है ये किसी कंडक्टिंग मटेरियल से या ये किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से बन गया होगा, नहीं। ये कोशिश ये की गई है कि ये इसका जो बिहेवियर रहता है एक कंडक्टर की तरह बिहेवियर रहता है। इस तरह के लेंस एंटीना को जब हम यूज करते हैं और इस तरह के लेंस एंटीना को जब हम यूज करते हैं तो इसका जो बिहेवियर है वो एक डाई इलेक्ट्रिक की तरह रहता है। इस कारण हम इनको दो तरह से के लेंस एंटीना यूज कर रहे हैं, कंडक्टिंग टाइप लेंस एंटीना एंड डाई इलेक्ट्रिक type lens antenna. This is the classification of a lens antenna. Okay, so let's start with conducting type lens antenna. तो होता क्या है, फिनोमिना वही है, हम ट्रांसमीटर की तरह दोनों को यूज कर रहे हैं। ये मेरे पास फीड एंटीना है, मैं इसको नामकरण में इसका कर देता हूँ। ये फीड एंटीना है मेरे पास जिसको आप डायरेक्ट सप्लाई देंगे, और ये मेरे पास लेंस एंटीना है, ये मेरे पास लेंस एंटीना है। ठीक है, अब जब ये फीड एंटीना है तो आप यहाँ एनर्जी को फीड करते हैं, यानी इसको डायरेक्ट आरएफ करंट सप्लाई की जाती है। जब इस डायरेक्शनल एंटीना को आरएफ करंट सप्लाई की जाती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन शुरू कर देता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में आगे की तरफ बढ़ती हैं। जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहाँ इस लेंस एंटीना तक पहुँचती हैं तो ये लेंस एंटीना इनको एक प्लेनर वेव फ्रंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये प्लेनर वेव फ्रंट आगे मूव कर जाता है और डिस्टेंटेड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो डिस्टेंटेड कम्युनिकेशन है उसको ये कर देता है। अच्छा, यहाँ इफेक्ट ये है कि मान लीजिए कि यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमर्ज हुई हैं, रेडिएट हुई हैं, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में हम कह रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होती हैं, उनकी वेलोसिटी v है, स्मॉल v। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस लेंस एंटीना के, इस एंटीना तो मैं नहीं कह सकता, इस लेंस के मटेरियल में पहुंचती हैं तो दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गेट्स एक्सिलरेटेड, यानी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इस वेलोसिटी की जो इस लेंस के अंदर है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी, उनको मैंने रिप्रेजेंट किया है v डैश से, और स्थिति ये है दैट v डैश इज ग्रेटर देन v। तो होता क्या है कि यहां से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में, मान लीजिए उनकी वेलोसिटी v है, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस लेंस एंटीना तक पहुंचती हैं तो ये लेंस
इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्लेनर जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में इस तक पहुंची है उनको प्लेनर वेव फ्रंट के में कन्वर्ट कर देता है, और प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं डिस्टेंटेड पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक ट्रेवल कर जाती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये है, इसको मैं कंडक्टिंग टाइप क्यों कह रहा हूँ? कंडक्टिंग टाइप इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए इस लेंस का मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ ट्रेवल करेंगी, कंडक्टर में जब ट्रेवल करती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। ईएमटी में है, हम ईएमटी नहीं तो खासकर ईडी में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इस फैक्ट को स्टडी करके आते हैं कंडक्टर में। और वो रीजन होता है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वजह से इफेक्ट आता है। एक रिलेशन हम आज स्टडी करते हैं, v इक्वल्स टू CY/N, ठीक है। तो इस कारण ये इफेक्ट आता है। तो मान लीजिए यहाँ जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो v डैश है, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ आने के बाद उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज के कारण ही हम इस तरह के जो लेंस का अरेंजमेंट है उसको कंडक्टिंग टाइप लेंस एंटीना कह रहे हैं, कंडक्टिंग टाइप लेंस एंटीना कह रहे हैं। और ये यहाँ से इमर्ज होने के बाद एक प्लेनर वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो बेसिकली जो एंटीना का एक्शन है वो वैसा ही है जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ लेंस एंटीना स्टडी करके हैं। ये ट्रांसमिटिंग टाइप का लेंस एंटीना है, ये रिसीविंग टाइप का लेंस एंटीना है। तो बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म वैसा ही है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो कंडक्टिंग टाइप पे है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस लेंस में जाने के बाद एक्सिलरेटेड होती हैं या डी एक्सिलरेटेड होती हैं। ये डिपेंड करता है कि लेंस कंडक्टिंग टाइप है या डाइइलेक्ट्रिक टाइप है। अगर इसका अपोजिशन यहाँ इस फिगर में हम अभी स्टडी करेंगे, जो डाइइलेक्ट्रिक टाइप का एंटीना है, ये फिर से मेरे पास वही फीड एंटीना है जहाँ जिसमें एनर्जी को फीड किया जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमर्ज होती हैं और इन वेव्स की वेलोसिटी मैंने v कंसीडर की है। आप ये जानते हैं कि फीड एंटीना से जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमर्ज होंगी तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जब इस लेंस एंटीना के पास पहुंचते हैं तो वो थोड़े से डी एक्सिलरेटेड हो जाते हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इस लेंस एंटीना के अंदर जाने के बाद डी एक्सिलरेट हो जाती हैं, यानी बाहर इस लेंस एंटीना के बाहर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी है वो v है, और इस लेंस के अंदर जो वेलोसिटी है वो v डैश रह जाती है, और यहाँ v डैश इज लेस देन v है। और एक्शन फिर उसके बाद वही हो जाएगा कि ये एंटीना, इस फीड एंटीना के द्वारा जो इमर्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में इस लेंस एंटीना तक पहुंचती हैं, और ये लेंस एंटीना इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को प्लेनर वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म वही है, बस यहाँ आपको देखना है कि किस तरह से वो डी एक्सिलरेटेड होती हैं या एक्सिलरेटेड होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी आप बड़े ध्यान से इस फिगर को अगर देखें, आगे जो जोन्ड लेंस एंटीना हम एक स्टडी करने वाले हैं, जोन्ड लेंस एंटीना में काफ़ी कुछ इस तरह से सिमिलर इफेक्ट आएंगे कि यहाँ देखिए ये जो किनारे वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इसको जरा ध्यान से देखें। तो किनारे वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करनी पड़ी है, और जरा इस सेंटर वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखिए, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो ये भी इफेक्ट करता है कि वो वेव्स एक्सिलरेटेड होंगी या डी एक्सिलरेटेड होंगी। इसके अपोजिट अगर इस लेंस एंटीना की बात करें, जो किनारे वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसने केवल इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, और जो सेंटर वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है इस लेंस एंटीना के अंदर। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो वेव्स एक्सिलरेटेड होंगी या डी एक्सिलरेटेड होंगी। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ lens antenna. This is the classification of lens antenna. Lens antenna are of two types: conducting type lens antenna. This is the working mechanism and the type of conducting type lens antenna, और ये dielectric type lens antenna है, ठीक है। मोस्टली जो एंटीनाज आपको मिलेंगे वो इसी तरह के मैक्सिमम बुक्स में आपको मिलेंगे कि वो डेफिनेटली ये कंडक्टिंग टाइप लेंस एंटीना के बारे में जिक्र ही नहीं करता। तो ये वाला फिगर आपको मोस्ट कॉमनली वहाँ मिलेगा, ओके। This is the classification of
लेंस एंटीना। नाउ मूव टू द वर्किंग मैकेनिज्म। वर्किंग मैकेनिज्म किस तरह से एक लेंस एंटीना काम करता है, और ये जो फिगर है ना यहाँ स्पेस है वो लगभग यही फिगर है, यही फिगर आप यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हम बेसिकली वहाँ इस टॉपिक में जो वर्किंग मैकेनिज्म के नाम से हमारा टॉपिक है इनटू द लेंस एंटीना, वो एक डाई इलेक्ट्रिक टाइप के लेंस एंटीना की ही वर्किंग मैकेनिज्म को वहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो इसलिए इस फिगर को आप एग्जैक्टली पेस्ट कर सकते हैं। ओके, so let's start the working mechanism of a lens antenna. The following figure, this figure मैंने बताया वो फिगर आप पेस्ट कर देंगे, illustrate the operational mechanism of a dielectric antenna. Okay, looking at it from the optical point of view, अगर ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके वर्किंग मैकेनिज्म को आप देखते हैं, यानी दो फिनोमिना यहाँ हो रही हैं, एक ऑप्टिकल फिनोमिना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना, दोनों के एंगल हम यहाँ कंसीडर करने वाले हैं। जब हम लेंस एंटीना के वर्किंग मैकेनिज्म को ऑप्टिकल व्यू से देखते हैं, ऑप्टिकल आंखों से देखते हैं, और जब हम लेंस एंटीना के वर्किंग मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दुनिया से देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ दो दुनिया है, एक ऑप्टिकल की दुनिया है, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दुनिया, और दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। तो दो आंखें हैं हमारे पास, एक आंख देख रही है ऑप्टिकल एक्टिविटी और दूसरी आंख देख रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी। तो पहले हम जो बात कर रहे हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आंखों से हमें कैसी ये फिनोमिना दिखाई देती है। सो लुकिंग एट इट फ्रॉम द ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वी सी दैट ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अब ऑप्टिकल आंखों से अगर हम इस फिनोमिना को देखते हैं, वी सी दैट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, रिफ्रैक्शन होता है, लेंस से रिफ्रैक्शन ही होगा, रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, एंड द रेज एट द एजेस आर रिफ्रैक्टेड मोर देन, जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन में, द रेज एट द एजेस आर रिफ्रैक्टेड मोर देन दोज नियर द center. A divergent beam is collimated and as evidenced by the fact that the rays leaving the lens are parallel. आपने देखा होगा कि लेंस से जो लीव करती हैं रेज वो हमेशा पैरेलल होती हैं। ये ऑप्टिकल आंखों से हमने इस फिनोमिना को देखा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आंखों से जब हम देखेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज एज्यूम्ड दैट सोर्स, यानी ये जो फीड एंटीना है, इज एट द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। ये जो लेंस एंटीना है, ये जो फीड एंटीना है, ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये जितने भी फीड एंटीना है, ये एज्यूम करके हम चलते हैं मैक्सिमम डायरेक्टिविटी के लिए कि ये इस लेंस एंटीना के फोकल पॉइंट पर है, ये इस लेंस एंटीना के फोकल पॉइंट पर है, ये इस लेंस एंटीना के फोकल पॉइंट पर है, और ये इस लेंस एंटीना के फोकल पॉइंट पर है। फॉर अचीविंग द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी, ऐसा अजम्पशन हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के केस में भी करके आए हैं, जहां हमेशा हमने फीड एंटीना को एक फोकल पॉइंट पर प्लेस किया हुआ है। हाँ, कैसेग्रियन जब मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, कैसेग्रियन फीड मैकेनिज्म, तब हम उसको एक तरह से आप कह सकते हैं पोल ऑफ द मिरर, मैं तो मिरर कहता हूं उसे डायरेक्ट रिफ्लेक्टर को, तो पोल ऑफ द मिरर पे आप प्लेस करके रहे हैं। लेकिन जनरली अगर आप कैसेग्रियन फीड मैकेनिज्म वहाँ रिफ्लेक्टर एंटीना के केस में यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जो फीडिंग है वो कहाँ से की जाती है? फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ पैराबोला। ओके, तो इसी कारण जो फीड है, जो फीड एंटीना है, उसको भी हम ये कोशिश करते हैं कि जो फोकल पॉइंट है लेंस का वहां प्लेस किया जाए फॉर द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी और टू अचीव द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी। ओके, इफ अ पैरेलल बीम इज रिसीव्ड इट विल बी कन्वर्ज्ड फॉर रिसेप्शन एट द फोकल पॉइंट। ओके, तो रिसेप्शन के केस में भी इस केस में अगर पैरेलल बीम आप रिसीव करते हैं तो ये यहाँ ये लेंस क्या करेगा? अपने फोकस पॉइंट पे इसको फोकस कर देगा, है ना। अगर ये लेंस, ये फीड एंटीना इधर होगा, तो ये चूंकि लेंस का तो फोकस पॉइंट
डेफिनेट है। तो ये लेंस एंटीना इसको यहाँ फोकस नहीं कर पाएगा, ये केवल इसको अपने फोकस पे ही फोकस कर पाएगा। इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रिसीव कर रहा है, अगर ये फीड एंटीना यहाँ होता है, यहाँ होता है या फिर यहाँ होता है, एग्जैक्ट इस लेंस के फोकल पॉइंट पर नहीं है, तो ये चूंकि लेंस का फोकल पॉइंट तो डेफिनेट है, ये इन आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने फोकल पॉइंट पर फोकस करेगा, ना कि इस फीड एंटीना पर। तो जरूरी ये है, चाहे आप लेंस एंटीना को रिसेप्शन की तरह यूज कर रहे हैं, रिसीविंग एंटीना की तरह यूज कर रहे हैं या ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह यूज कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो फीड एंटीना है हमेशा लेंस के फोकस पर हो। और विशेषकर आप इस बात का ध्यान रखेंगे रिसेप्शन के केस में, नहीं तो हमारा रिसेप्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ऑप्टिकल आंखों की, ऑप्टिकल दुनिया की। अगर इसी फिनोमिना को हम ये कह रहे हैं, इस फिनोमिना में जब हम ऑप्टिकल व्यू इस फिनोमिना का देखते हैं तो कहते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रो में जो रेज हैं वहाँ यहाँ रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है, वो रेज जो किनारों पर होती हैं ज़्यादा रिफ्रैक्टेड होती हैं इन कंपैरिजन टू दोज वेव विच आर एट द सेंटर ऑफ द लेंस। और एक सोर्स जो हो वो हमेशा उस लेंस के फोकल पॉइंट पर प्लेस होना चाहिए, ताकि जो रिसेप्शन, स्पेशली रिसेप्शन पर ट्रांसमीटर के केस में भी ये वैलिडेशन बना रहता है कि हमेशा जो लेंस हो वो हमेशा जो फीड एंटीना हो, सोर्स हो, वो हमेशा उस पर्टिकुलर लेंस के फोकल पॉइंट पर प्लेस होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी। ओके, नाउ यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अप्रोच, अब हम इसी फिनोमिना को अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्रोच से देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इस बारे में क्या कहती है? वी नोट दैट कवर्ड वेव फ्रंट, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट भी हम जिनको बोलते हैं, इज प्रेजेंट ऑन द सोर्स साइड। ये देखो यहाँ सोर्स यानी फीड एंटीना की साइड पे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट या कॉर्ड वेव फ्रंट जिन्हों कह रहा है वो प्रेजेंट है। ओके, सो we note that the chord wavefront, that is spherical wavefront, is present on the source side of the lens. We know that a plane wavefront is required on the opposite side of the lens to ensure a correct phase relationship. Okay, the function of the lens must be therefore to be straighten out the wavefront. Okay, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ हमें दिख रहा है, इस सोर्स पॉइंट की साइड पे, इस फीड एंटीना की साइड पे लेंस का जो फंक्शन है वो ये होना चाहिए बाय द अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि इन स्फेरिकल वेव फ्रंट या इन कॉर्ड वेव फ्रंट्स को वो एक प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सके, इन प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सके। ओके, so the function of the lens must be therefore to straighten out the wavefront. The lens does this smartly. Lens इस काम को बहुत स्मार्टली करता है। The parts of wavefront near the edges of the lens are slowed only slightly, since these parts encounter only a small thickness of dielectric material in which velocity is reduced। जो बात हम क्लासिफिकेशन में कर रहे थे वही बात यहाँ है कि जो the parts of the wavefront near the edges of the lens are slowed, धीमी हो जाती हैं वो रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली स्लाइटली, बहुत कम ऑर्डर से धीमी होती हैं, सिंस दीज पार्ट्स एनकाउंटर ओनली अ स्मॉल थिकनेस ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन विच वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड, अच्छा, ये जो वेलोसिटी रिड्यूस वाला फैक्टर है इसको दूर किया गया जोन्ड लेंस एंटीना से। जोन्ड लेंस एंटीना क्या था? ये जो थिकनेस थी ना लेंस एंटीना की यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ज्यादा हो रही थी ये, तो जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा स्लोड होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हुआ क्या कि हमने इस लेंस एंटीना को ऐसे कट कर दिया, ऐसे
इस वे में हमने इस लेंस एंटीना को कट कर दिया, यानी ये जो डॉटेड वाला पार्ट है ये यहां से हटा दिया, ये वाला हिस्सा यहां से हटा दिया। अब जो लेंस का स्ट्रक्चर है वो मेरे पास ऐसा है, ऐसा। अब जो लेंस का स्ट्रक्चर है वो मेरे पास ऐसा है, और जोन्ड लेंस के यूज करने से, इसको हम कहते हैं जोन्ड लेंस, और इनको यूज करने से जो जो स्लो डाउन वाली जो एक फिनोमिना हो रही थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी ज्यादा थिकनेस को ट्रेवल करेंगी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की उतनी ज्यादा स्लो डाउन हो जाएंगी, वो अब काफी हद तक ओवरकम हो चुका है। तो इस तरह के जो लेंस हैं उनको हम कहते हैं जोन्ड लेंस। और जब यहाँ एंटीना लगा के इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थ्रो किया जाएगा तो ये भी बड़ी स्मार्टली उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अब की बार जो स्लो डाउन वाली फिनोमिना है वो बहुत कम होगी ड्यू टू दिस जोन्ड एंटीना। तो बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ फैक्ट्स हैं अबाउट जोन्ड लेंस एंटीना। लेंस एंटीना तो हम तब कहेंगे, अभी तो मैं इसको केवल कह सकता हूँ जोन्ड लेंस एंटीना तब है जब ये फीड पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मैंने बोला कि लेंस एंटीना से कंफ्यूज होने की बात नहीं कि लेंस केवल लेंस कैसे एंटीना हो सकता है। लेंस के साथ एक फीड पॉइंट आएगा, एक फीड एंटीना आएगा, वो पूरा कॉम्बिनेशन तब बनेगा लेंस एंटीना। ओके, अब इसके एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये लेंस एंटीना है ये क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरह की एप्लीकेशन है जहां हम वो कौन से फील्ड्स हैं जहां हम लेंस एंटीना को फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। सो एडवांटेजेस, फर्स्ट नंबर एडवांटेज इज दिस, इन लेंस एंटीना द प्रॉब्लम ऑफ द सिग्नल ब्लॉकेज आइदर इन ट्रांसमिशन और इन रिसेप्शन डज नॉट अराइजेस। ठीक है, तो लेंस एंटीना में जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ रही थी रिफ्लेक्टर एंटीना में वो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि जो फीड है वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रास्ते में नहीं आता। तो एक प्रॉब्लम दूर हो गई, ये एडवांटेज हुआ। सेकंड, द लेंस कैन फ्रीक्वेंटली बी यूज्ड इन लो नॉइज एप्लीकेशन। तो आइसोलेशन की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, तो लो नॉइज एप्लीकेशन में हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज, द लेंस एंटीना प्रोड्यूस्ड हायर गेन एज कंपेयर टू द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना। इस एंटीना का गेन भी इन कंपैरिजन टू रिफ्लेक्टर एंटीना ज्यादा होता है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या हुए? द लेंस एंटीना इज वेरी हैवी, बहुत हैवी हो जाता है। लेंस का यूज कर रहे हैं तो हैवी तो होना ही है। इट्स कंस्ट्रक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो कॉस्टलियर एज कंपेयर टू रिफ्लेक्टर एंटीना। ये पॉइंट बड़ा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी किसी ब्रांच को स्टडी करते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये बड़ी डिपेंड करती है, मार्केट वैल्यू इसी पे चलती है, कॉस्ट। तो हैवी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कॉस्टलियर हो जाता है एज कंपेयर टू द रिफ्लेक्टर एंटीना। तो फिर से हम वहीं आ जाते हैं कि कॉस्टली है तो चलिए रिफ्लेक्टर को ही यूज कर लेते हैं। ओके, एप्लीकेशन कहाँ है, इसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो एप्लीकेशंस ये हैं, the lens antenna because of higher directivity used to produce narrow beam width। मैंने बताया था, ये आपको डिस्कस किया था कि नैरो बीम विड्थ, ये वाली फिगर, ये नैरो बीम विड्थ, ये देखिए यहाँ जो खाली हमारे पास फीड एंटीना है, डायरेक्शनल एंटीना है, उसका रेडिएशन पैटर्न है, और लेंस लगने के बाद इसकी जरा डायरेक्टिविटी तो देखिए कितनी ज्यादा इंक्रीज कर गई है। बीम विड्थ को कम कर गई तो डेफिनेटली क्या होगा, लेंस जो एंटीना है उसकी डायरेक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, ये नैरो बीम विड्थ प्रोड्यूस कर सकता है जिसके कारण इसकी डायरेक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। इट कैन बी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में भी हम इसको यूज करते हैं। बहुत कम एंटीनाज हैं जो हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव रीजन में यूज करते हैं। ओके, इनमें से एक ये भी है, माइक्रो द लेंस एंटीना। ओके, तो लेंस एंटीना को भी हम फ्रिक्वेंटली यहाँ इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस लेंस एंटीना को अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखिए कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और
कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंटीना थोड़े ड्रॉबैक्स लेके आता है, लेकिन डायरेक्टिविटी को अगर आप देखें इस एंटीना की, तो फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल जाने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्टिविटी इतनी शानदार आती है कि आप बहुत ज्यादा डिस्टेंटेड पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक अपने कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि चले कॉस्ट को भुला देते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, इसके हैवी जो हैवी से जो भी हैवी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की होती है। तो हमें हमेशा कॉम्पैक्ट साइज के एंटीना चाहिए। कंप्यूटर पहले कितने बड़े थे, अब लैपटॉप्स हैं, तो हमें कॉम्पैक्ट साइज चाहिए हमेशा। पहले टीवी थे, आज एलईडी हैं, कॉम्पैक्ट की तरफ ये दुनिया जा रही है। तो इस लिहाज से अगर लेंस एंटीना को देखें तो हम ये पाते हैं कि लेंस एंटीना से बेहतर फिर रिफ्लेक्टर एंटीना ही है। लेकिन रिफ्लेक्टर एंटीना में भी एक पैराबोला लगा है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगा है, तो फिर चलिए यागी उड़ा को यूज कर लेते हैं। तो बहुत हल्का एंटीना होता है यागी उड़ा, तो आराम से हम उसको यूज कर सकते हैं। पर फिर भी यागी उड़ा की डायरेक्टिविटी में और लेंस एंटीना की डायरेक्टिविटी में बहुत अंतर है, क्योंकि हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है, माइक्रोवेव रीजन की फ्रीक्वेंसी तक हमने कन्वर्ट करना है, कन्वे करना है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर देखें तो लेंस एंटीना बेस्ट है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड मीट यू into the next one with another interesting antenna. Till then, thank you.